हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीचर के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम रुक्मिणी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम इसके 7 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां पे आपको जो है सारी वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें हम जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे जो आपका 46 नंबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था। इसमें पहला दिया है एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, ये पॉइंट आपका गलत है। दूसरा है सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, ये पॉइंट आपका सही है। तीसरा है पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरों पर काम करने के लिए, ये पॉइंट आपका गलत है, यानी केवल दूसरा सही है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम कैबिनेट मिशन की, तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 1946 में भारत आया था। कब आया था, 1946 में। इसमें कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। पहला नाम ध्यान रखिएगा, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। और तीसरा कौन था, तो आपका पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तीनों का नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को पता होगा कैबिनेट मिशन के तहत किसका गठन हुआ था, तो संविधान सभा का गठन हुआ था। किसका, संविधान सभा का। अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किसके अनुसार हुआ था, तो कैबिनेट मिशन के अनुसार हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृत पुरुषों का स्तूप, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहां पे है, तो आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे है ये, तो आपका सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। यहां से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो बृहद अष्टानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। बृहद अष्टानागार के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे, तो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। अगर पूछा जाए इसकी खोज कब हुई थी, तो 1922 में इसकी खोज हुई थी। किसने किया था, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले तो ध्यान रखिएगा 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहां पे हुआ था, तो आपका कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, और इस अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने किया था। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का प्रयोग जो है कब हुआ था, 1906 में हुआ था। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, कहां पे, तो आपका कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्होंने कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता की है, तो 3 बार। कब कब, तो आपका 1886 कलकत्ता में, उसके बाद 1893 कहां पे ये हुआ था, लाहौर में, और उसके बाद 1906 कलकत्ता। 3 बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी वयोवृद्ध कहा जाता है इन्हें। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम एवं रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध पुस्तकें लिखे थे। सभी को पता होगा अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम एवं रघुवंशम किसकी रचना है, कि कालिदास की रचना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कालिदास किसके दरबार में थे, तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में,
ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, जिसे आप लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनके दरबार में ये थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार की बात करें तो ये किस वंश से संबंधित है? तो आपका हर्यक वंश से थे। ठीक है, हर्यक वंश का शासक था। नेक्स्ट है, 4 जून 1756 को बंगाल के नवाब की सेना ने कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण किया। इस समय बंगाल का नवाब था, तो इस समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अब की बार बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी। ध्यान रखिए, ये पुरातत्व सर्वेक्षण है और ये पूछा गया था भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1767 में हुई थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दी गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चोल राजवंश का संस्थापक था? चोल राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो आपका विजयालय। विजयालय ने चोल राजवंश की स्थापना की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक यानी पूरब का सिराज कहा जाता था? पूरब का सिराज किसे कहा जाता था? तो जौनपुर को कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जौनपुर किस राज्य में है? तो आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, जौनपुर की अगर पूछा जाए स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी और जौनपुर को पूरब का सिराज कहा जाता है। अगला है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ? कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ? तो ऑप्शन बी, एहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका ये एहोल का अभिलेख है किससे संबंधित है? किस शासक से? तो आपका पुलकेशिन द्वितीय से ये संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? राजा टोडरमल ये आपका क्या थे? राजस्व मंत्री थे। किसके समय में? तो आपका अकबर के समय में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है प्रश्न ये। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। कब किया था? 1939 में किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो ये आपका जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। उसके बाद आपका जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, कब हुआ था? ये 1939 में हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। इसी अधिवेशन में जो है इन्होंने क्या किया था? कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था और त्यागपत्र देने के बाद किसकी स्थापना? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। डलहौजी की कुछ कार्रवाइयों में भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया, जो 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए भी उत्तरदायी रही। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई उसमें नहीं थी? पूछ रहा है कि 1857 के का जो विद्रोह हुआ था उसके लिए उत्तरदायी कारक कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन बी, रेल तथा तार की शुरुआत, ये आपका कारण नहीं था। बाकी आपका जो आपका हड़प नीति थी यानी जो राज्य अपहरण नीति थी, ये उत्तरदायी कारक था। अनेक शासकों की उपाधियों तथा पेंशन की समाप्ति कर दिया था, ये भी एक कारण था। रेल तथा तार की शुरुआत जो है ये कारण नहीं था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए भारत में पहली रेल कब चली थी? ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अगला है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में
वर्णित किया गया था? इंपॉर्टेंट है ये। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो आपका बी.डी. सावरकर के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो आपका छोटा नागपुर पठार से नदियां निकलती हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राजील है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राजील की राजधानी क्या है? तो ब्राजीलिया क्या है? इसकी राजधानी है। ठीक है, ब्राजीलिया इसकी राजधानी है। सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पे होती है? तो यहीं पे होता है। विश्व में सर्वाधिक कॉफी कहाँ पे होती है? तो आपका ब्राजील में। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। यहाँ के बगानों को कॉफी के बगानों को क्या कहा जाता है? तो फजेंटा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गंगा के मैदान को डैश के रूप में वर्णित किया गया है? गंगा के मैदान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जियो सिंक्लाइन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? मंगोलिया किस महाद्वीप में है? तो ये आपका एशिया महाद्वीप में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एशिया महाद्वीप में है। नेक्स्ट है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? तो ये आपका जो पृथ्वी का घूर्णन होता है उसकी वजह से आपका कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाया जाता है? ह्यूमस जो होता है मृदा के किस भाग में पाया जाता है? तो आपका ए क्षितिज में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? रेशम सर्वाधिक किस देश में होता है? तो आपका चीन में होता है। चीन में सर्वाधिक क्या होता है? रेशम होता है। भारत की बात करें तो भारत दूसरे नंबर पे है। अच्छा, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी इसमें से पूछ रहा है कौन सा है? तो आपका माउंट पोपा। माउंट पोपा आपका मृत ज्वालामुखी है। अगर पूछा जाए किस देश में है ये, तो आपका म्यांमार में है, मृत ज्वालामुखी है। माउंट एटना की बात करें तो ये आपका इटली में है। ठीक है, और फ्यूजियामा किस देश में है? तो ये आपका जापान में है। फ्यूजियामा जापान में है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसे फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसे फसलों के लिए उपयुक्त है? तो ये कौन सी मिट्टी है? तो आपका लेटराइट मिट्टी है, लाल लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? तो ये आपका कपास के लिए उपयुक्त होती है। भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारी बंदरगाह है? कौन सा जो है ज्वारी बंदरगाह है? तो आपका कांडला बंदरगाह जो है आपका कहाँ पे है? गुजरात में। कैसा बंदरगाह है? तो ज्वारी बंदरगाह है। बात करें चेन्नई की, तो ये आपका कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे बड़ा क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है ये। ठीक है, चेन्नई। नेक्स्ट है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन में कैसा बहुमत चाहिए होता है? तो आपका साधारण बहुमत से आपका नया राज्य बन जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए? इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं और कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ये पूछा है। मूल अधिकार वर्तमान में कितने हैं? तो आपके 6 हैं। पहले कितने थे? तो पहले आपका मूल संविधान में पूछा जाए तो 7 थे। ठीक है, और एक कहाँ गया? तो आपका जो 44वां संविधान संशोधन था, कब हुआ था? 1978 में। इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया। ठीक है, अब ये क्या है? आर्टिकल 300A में शामिल है। अब कानूनी अधिकार है जो ये आपका संपत्ति का अधिकार है। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार की बात करें किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग पूछे, संविधान के भाग 3 में है। आर्टिकल की बात करें तो 12 से लेकर 36 में इसका उल्लेख किया गया है। तो यानी आपका क्या हो गया? 6 हो गया।
मौलिक कर्तव्य की बात करें, देखिए मूल संविधान में यह शामिल नहीं था। अगर पूछा जाए मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो एक भी नहीं थे। इससे कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसके जोड़ा गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में से जोड़ा गया किसे, मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, किस भाग में, तो संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया। आर्टिकल पूछा जाए तो 51A में यह जोड़ा गया है। वर्तमान में कितने हैं, तो 11, लेकिन ध्यान रखिएगा जब जोड़ा गया था तो 10 थे, जब जोड़ा गया था 10 थे, वर्तमान में 11 है। 11वां आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के, यानी 11 है वर्तमान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 और 11। नेक्स्ट है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है तो नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, बिल्कुल सत्य है ये। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, ये भी सदस्य है, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करता है, तो 12 सदस्यों को। तो आपका हो जाएगा बी और सी, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, उपयुक्त में से एक से अधिक। राज्यसभा की बात करें किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 80 में। अगर बात करें कैसा सदन है, तो ये आपका अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन यानी इसका विघटन नहीं किया जा सकता और इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। अगर पूछा है इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। ठीक है, 6 वर्ष होता है। बाकी ये कैसा सदन है, अस्थायी सदन है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष आपका होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, अच्छा किस आर्टिकल में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, तो ये आपका आर्टिकल 64 में कहा गया है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी के बारे में यहाँ पे दिया है, पहला है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, ये पॉइंट आपका गलत है। महान्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ना कि न्यायाधीश, राष्ट्रपति करता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है, बिल्कुल आपका ये सत्य है, यानी आपका केवल दूसरा सही है। ठीक है, केवल दूसरा। न्यायवादी की बात करें, महान्यायवादी, तो ये आपका किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 76 में। आप कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में महान्यायवादी कौन है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों मैंने एनसीईआरटी का भी जो है प्रैक्टिस सेट शुरू किया है सभी क्लास का, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर आके देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एनसीईआरटी की वीडियो अब डेली आएगी। ठीक है, एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी खत्म करने के बाद हम लोग एससीईआरटी भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। किसका विकेंद्रीकरण किया गया, तो निर्णय लेने की शक्तियों का किया गया है, पूर्ण व्यवस्था का किया गया है, और प्रशासनिक शक्तियों का किया गया, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन में हुआ क्या था, तो इसमें आपका जो पंचायती राज व्यवस्था है उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और जब पूछा जाए किस अनुसूची में शामिल किया गया, तो इसे 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को। अगर पूछा जाए इसमें कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, 11वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है, तो जो आपका मंत्रिमंडल सचिव होता है ये आपका क्या होता है, नागरिक सेवा अधिकारी होता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो आपका 1985 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है, तो आपका दल बदल अधिनियम से संबंधित है, दल बदल से यह संबंधित है 10वीं अनुसूची। अगर पूछा जाए कि 9वीं, देखिए मूल संविधान में आपके कितने अनुसूची थे, 8 अनुसूची थे। ठीक है, उसके बाद आपका जो पहला संविधान संशोधन होता है पहला, उसके द्वारा आपका 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये भूमि सुधार से संबंधित है।
उसके बाद आपका जो आपका 52वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा आपका 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके बाद आपका 73वां संविधान संशोधन जो हुआ, उसके द्वारा आपका 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, अभी बताया था। उसके बाद आपका जो 74वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा आपका 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं में आपका नगर पालिका है। ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ? कैबिनेट शब्द का प्रयोग तो आपका यह हुआ है अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख ठीक इसमें है, तो आपका आर्टिकल 167 में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 164 के तहत। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया था? तो ये अपनाया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा आर्थिक विकास। ठीक है, जब हम वास्तविक आय बढ़ेगी तो हम समझ लेंगे क्या होगा, आर्थिक विकास हो रहा है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें इकोनॉमिक्स के प्रश्न दिए हैं, इकोनॉमिक्स के उतना प्रश्न पूछा नहीं जाता है, जीके जीएस में ही आपका 2-3 प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान कब शुरू किया गया? तो ये आपका 2017 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो जो है सब रिवीजन के लिए, इस प्रैक्टिस को आप रिवीजन की तरह लीजिएगा। ठीक है, अगला है, जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? जब सरकार करों को क्या करती है? कम करती है, और सरकारी व्यय को क्या करती है? बढ़ा देती है, तो इस नीति को विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसके द्वारा? तो आपका यूएनडीपी के द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है इसका जो प्रकाशन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट है, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथ में था, डैश में स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथ में था? तो वो आपका था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है? तो सबसे कम पूछ रहा क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन सी, लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक में जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? उसे मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा लेंस आवर्धक लेंस की तरह कार्य करता है? आवर्धक लेंस मतलब होता है जिसके द्वारा हम जो है किसी वस्तु को बड़े आकार में देख सके। तो किसके द्वारा देखते हैं हम? उत्तल लेंस के द्वारा। आवर्धक लेंस की तरह काम करता है ये। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है? जब तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है? तार जो है गर्म हो जाती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, डापला प्रभाव लागू होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डापला प्रभाव किस पर लागू होता है?
तो ये आपका ध्वनि पर भी लागू होता है और प्रकाश पर भी लागू होता है, यानी दोनों पर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होता है। ध्वनि की बात करें कैसी तरंग है, तो ये आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश की बात करें तो कैसी तरंग है, ये पूछा गया प्रश्न है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, नेक्स्ट है सही कथन को पहचानिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गतिक घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण गुणांक से क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रत्यास्था गुणांक के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन सही है। सबसे ज्यादा इसमें कौन सा होगा, इस्पात होगा, दो ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी। रबड़ की सबसे कम, उसके बाद कांच, उसके बाद तांबा, उसके बाद आपका इस्पात, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निर्वात में किसी पिंड के स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकरण है। निर्वात में किसी पिंड के स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकरण है, तो हो जाएगा आपका एक समान त्वरण का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे के साथ विषमांगी मिश्रण बनाएंगे। विषमांगी मिश्रण पूछ रहा है, तो आपका रेत, देखिए पहले में दिया ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। पहला और तीसरा दिया है, पहला और तीसरा, तो ये आपका तो समांगी हो गया, नमक और पानी तो मिल जाता है। इसमें दिया पहला और चौथा, पहला नींबू और नींबू का रस तो मिल जाता है, ठीक है, ये नहीं मिलेगा आपका। दूसरा और चौथा रेत और नींबू, ये आपका क्या हो जाएगा, विषमांगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार यानी बेस के विषय में सही है। क्षार के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही है। पहला खट्टा होता है, तो यही गलत हो जाएगा, खट्टा नहीं होता, कड़वा होता है। एवं नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कड़वा होता है एवं नीले लिटमस को लाल कर देता है। कड़वा तो होता है लेकिन ये नीले को नहीं करता है, ये आपका लाल को क्या करता है, नीला करता है, लाल को नीला करता है। एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा खट्टा होता है, ये भी गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी, तीनों गलत है, यानी ऑप्शन ई इसका करेक्ट है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है, और अम्ल क्या करता है, अम्ल जो है आपका नीला को क्या करता है, लाल करता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पहला दिया है परमाणु अविनाशी होता है, बिल्कुल आपका ये सत्य है। दूसरा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण परमाणु है, बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा धातु क्लोराइड प्रकाश संवेदनशील है। कौन सा धातु क्लोराइड प्रकाश संवेदनशील है, तो आपका हो जाएगा एजी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन डैश के क्रम में विशिष्ट कक्षाओं के नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने के रूप में कल्पित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिक के अंदर खींचे जाने से सुरक्षित रखने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पायस के लिए परिक्षेपण माध्यम है। पायस के लिए परिक्षेपण माध्यम कौन सा है, तो द्रव, यानी ऑप्शन बी, केवल आपका दूसरा। नेक्स्ट है हास्य गैस क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हास्य गैस, लाफिंग गैस जो कहते हैं, कौन सा है आपका, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी N2O, N2O क्या है आपका, लाफिंग गैस है, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड और नेप्थलीन के मिश्रण को पृथक करने के लिए एक उचित पृथक्करण तकनीक का सुझाव दी। कई बार बता चुका हूं, नेप्थलीन और कपूर किसका उदाहरण होता है, ये आपका, तो आपका ऊर्ध्वपातन का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। कपूर के बारे में आपकी बात बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा, ऊर्ध्वपातन को ही उत्सादन कहते हैं, ये पॉइंट भी ध्यान रखिए। ऑप्शन में उत्सादन दिया था आपकी बार, तो कई लोग कंफ्यूज हो गए थे। इसे ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं, उत्सादन भी कहते हैं, और सब्लिमेशन भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट है वे जीव जो बाहरी लक्षणों से एक समान दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जो जीव बाहरी लक्षणों से एक समान दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्हें फिनोकोपिस कहा जाता है, ठीक है, नहीं, उन्हें क्या कहा जाता है, फिनोटाइप कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मसाला जड़ों से प्राप्त होता है। जड़ से कौन सा प्राप्त होता है। हल्दी तो आपका ये क्या होता है, तना होता है। दालचीनी आपका ये क्या होता है, छाल से प्राप्त होता है। लौंग तो आपका ये पुष्प की कली होती है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है? तो कोलेन काइमा के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या आपको बीमार बना सकता है? निम्न में से क्या आपको बीमार बना सकता है यदि आप एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं? तो हो जाएगा आपका इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा किसकी वजह से होता है? तो वायरस की वजह से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, आहार नाल में स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वसा के पाचन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो आपका पित्तरस और अग्नाशय रस। ऑप्शन सी। पित्तरस की बात करें, इसका स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। और ये क्या करता है? वसा को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है? बांट देता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? वसा का इमल्शीकरण कहते हैं। ठीक है, ये आपका पित्तरस का काम होता है। नेक्स्ट है, रिसाइकल बिन में छोड़े गए फाइल अस्थायी रूप से तब हट जाते हैं जब, ये आपका कंप्यूटर से संबंधित है। रिसाइकल बिन वो होता है जो हम लोग डिलीट करते हैं, तो वो कहाँ जाता है? रिसाइकल बिन में जाता है। वही है ऑप्शन बी। यह मैनुअल रूप से खाली किया जाता है तब ये हट जाते हैं। ऑप्शन बी। कंप्यूटर से एक प्रश्न हर साल पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नवर्णित विशेषताओं में से कौन सी एक रेखित पेशी के लिए लागू नहीं होती है? रेखित पेशी के लिए लागू नहीं होती है, तो ऑप्शन ए। वे केवल आपका संकेंद्रक है, ये लागू नहीं होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है? किस कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो आपका ऑप्शन सी, सहचर कोशिकाओं में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आयोडीन हार्मोन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो इसके द्वारा उत्पादित होता है। आयोडीन हार्मोन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो इसके द्वारा उत्पादित होता है, तो आपका आउटू ग्रंथि। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जब इलेक्ट्रोड को अम्लीकृत पानी में डुबोया जाता है तब विद्युत धारा प्रभावित की जाती है, तो धनात्मक सिरे पर बनने वाले बुलबुले होते हैं। जब इलेक्ट्रोड को अम्लीकृत पानी में डुबोया जाता है तथा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो धनात्मक सिरे पर बनने वाले बुलबुले किसके होते हैं? तो आपका ऑक्सीजन गैस की। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशेष सूट पहनते हैं। गहरे सागर में जो गोताखोर होते हैं वो एक प्रकार का सूट पहनते हैं, तो क्यों पहनते हैं? तो ऑप्शन ए, समुद्र के उच्च दाब से क्या बचने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए। अला लैक्टोबैसिलस इससे विशेष भूमिका निभाता है। लैक्टोबैसिलस सभी को पता होगा, ये आपका बैक्टीरिया होता है, तो अब किसमें सहायक होता है? दूध से दही जमाने में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अला ठोस अपशिष्टों से क्या तात्पर्य है? ठोस अपशिष्ट, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय जंगली गधे ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका गुजरात कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इंपॉर्टेंट है। ओजोन की परत अगर पतली हो जाएगी तो क्या होगा? तो ये आपका त्वचा के कैंसर के मामले क्या होंगे? बढ़ेंगे। आप सभी को पता है ओजोन परत किस मंडल में है? तो ये आपका समताप मंडल में है। और ये क्या करता है? तो ये आपका सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? अवशोषित करता है, यानी धरती पर आने नहीं देता। जब पतला हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? कैंसर का कारण बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ओजोन दिवस कब मनाता है? 16 सितंबर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति संविष्ट है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति संविष्ट है? आपका क्लोनिंग होगा। ऑप्शन सी। अला रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? सभी को पता है, उसे क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं उसे कहा जाता है, तो उसे थैलस कहा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है। ये आपका बांग्लादेश के निकट स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है।
ऑप्शन सी। किस लिए मनाया जाता है? तो आपका मेजर ध्यानचंद की जयंती है इस दिन, ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद की जयंती पर यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो संजीव खन्ना को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में कला में उनके योगदान के लिए लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो आपका प्यारेलाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने किसके साथ मिलकर ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? तो यूनिसेफ के साथ जो है मिलकर जो है भारत ने ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है। यूनिसेफ के जो हेडक्वार्टर कहाँ है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का पहला आर्द्रभूमि शहर किससे बनाया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला आर्द्रभूमि शहर पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा क्या है? शहर। तो ये आपका कौन सा बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयपुर को भारत का पहला आर्द्रभूमि शहर बनाया जा रहा है। बात करें हम आर्द्रभूमि की, तो आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को। अगर पूछा जाए वर्तमान में कितने आर्द्रभूमि मतलब रामसर साइट है, तो वर्तमान में 80 रामसर साइट है भारत में। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में 10 से 18 फरवरी 2024 तक किस मंत्रालय के द्वारा अपनी आदि महोत्सव आयोजित किया गया? आदि महोत्सव किसके द्वारा? तो आपका ऑप्शन बी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2024 फाइनल मुकाबला में किस टीम को विजेता घोषित किया गया? फिर आपका हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के स्टार्टअप्स को सब्सिडी वाले उत्पाद और सेवाओं प्रदान करने के लिए स्टार्टअप के लिए स्मार्ट कार्ड पहल शुरू किया गया है? तो हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन बी। करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 15 प्रश्न जो है करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, छात्रों को परीक्षा के तनाव से निपटने में मदद के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस कंपनी के साथ संयुक्त रूप में एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है? तो आपका मेटा के साथ यानी फेसबुक के साथ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन 2024 में किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर। नेक्स्ट है, सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई और छोटे खुदरा विक्रेताओं को डिजिटल क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिजी रेडी सर्टिफिकेशन यानी डीआरसी पोर्टल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस राज्य ने नया आरक्षण अधिनियम लागू करके सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ईबीसी और बीसी के लिए कोटा बढ़ाकर 75% कर दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसके आगे रीजनिंग के जो है प्रश्न है, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।